बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिन 3 अहम खबरों पर बात करेंगे उसमें सबसे पहली खबर होगी आईपीपी का पहला जलसा। दूसरी खबर में हम बात करेंगे मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, मियां नवाज शरीफ की जो वापसी है उसके हवाले से और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से क्या माहौल बन रहा है। हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार। जबकि तीसरी खबर हमारी होगी जो हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है उसके हवाले से। इन 3 खबरों पर बात करने के लिए जो मौजूद मेहमान हमारे साथ होंगे उनमें फयाजुल हसन चौहान होंगे, आईपीपी को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट होंगे आमिर गौरी साहब और नासिर बेग चुगताई साहब जो मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अपनी राय देंगे। और आखिरी सेगमेंट जो कि अदालती फैसले से मुताल्लिक है तो हाफिज एहसान कोकर हमारे साथ होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईपीपी के जलसे की। आईपीपी का यह पहला जलसा था खानेवाल की तहसील जहानिया में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वतन से जन्म लेने वाली ये नौमौलूद जमात आईपीपी, इन्होंने कल जो पहला जलसा किया, इनका यह दावा था कि वहां पे तकरीबन 50,000 के करीब लोग मौजूद थे, लेकिन आज़ाद ज़राए इसकी तादाद 10 से 15,000 के करीब बताते हैं। लेकिन आईपीपी का जो जलसा था उसमें जो बयानात दिए गए, जो मंशूर रखा गया, जो बयानिया रखा गया, एक बार फिर नए पाकिस्तान की बात की गई। नए पाकिस्तान का नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दिया था, उसी नारे को एक बार फिर दोहराया आईपीपी ने। और जो ऐलानात किए गए उन ऐलानात को देखकर यह जरूर लगता है कि कानों को सुनने को वो ऐलानात बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर अमल की बात करते हैं तो फिर ये दीवाने के ख्वाब लगते हैं। ओवरऑल आईपीपी के आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस क्या होगी, कारकर्दगी क्या होगी, पहले जलसे से क्या वो मुतमईन है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईपीपी के मरकजी रहनुमा फयाजुल हसन चौहान। फयाज, आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहला सवाल, कल के जलसे के मुतालिक बहसियत सियासी कारकुन आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाहिद साहब, मैं जहांगीर तरीन साहब को, अलीम खान साहब को और अय्याज खान न्याजी के जो होस्ट थे वहां पे, उनको और तमाम आईपीपी के कायदीन को मुबारकबाद पेश करूंगा कि पहला जलसा एक तहसील लेवल पे रिमोट एरिया के अंदर और इंतहाई कामयाब और कामरान जलसा किया है, उसके ऊपर मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करूंगा। दूसरा, कल के जलसे के कामयाब होने के बाद सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अच्छी खासी जलने और सड़ने की बू आ रही है, खुसूसन सोशल मीडिया पे। सही। और पीटीआई और नून लीग का जितना सोशल मीडिया जनाब ग्राउंड है वहां पर जा बजा आग लगी हुई है। सही। और फिर एक इंतहाई डर्टी किस्म की मीडिया पॉलिटिक्स कि जनाब आप फेक किस्म की वीडियोस बना के, फेक किस्म की ऑडियोस बना के आप जनाब 1 लाख के मजमे में अपने 10 बंदे या 5 बंदे भिजवा के उनसे जनाब तासरात लेके अजीब घटिया किस्म की जो पिछले। फयाजुल हसन चौहान साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो तहसील में जलसा था इसमें 1 लाख लोग थे? एक मिनट शाहिद साहब, एक मिनट मेरी बात पूरी होने में, मैं अपनी बात भी खत्म कर लूं, फिर उसके बाद अगला सवाल पूछिएगा। तो ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, मीडिया पॉलिटिक्स, वो अरूज पे है कल से। लेकिन अल्लाह पाक के करम से वो लोग के जो नरगसियत का शिकार हैं, जो पार्टियां और जो समझती हैं कि उनके अलावा और किसी के पास पॉपुलैरिटी नहीं है, कल उन सब के मुंह पे तमाचा लगा है और एक कामयाब उड़ान उकाब ने ली है। और इंशाअल्लाह पूरे पंजाब और पाकिस्तान के अंदर उकाब पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए जनाब आगे की तरफ बढ़ेगा इंशाअल्लाह। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने अपने जुमले में एक जुमला इस्तेमाल किया कि 1 लाख लोगों के जलसे में 10 लोग शामिल किए गए और उन्होंने चंद वीडियोस बनाई। एक और बात जो सबसे अहम आपने कही, आपने कहा कि तहसील लेवल का जलसा। तो एक सवाल आपके सामने रखूंगा, बल्दियाती इंतखाबात नहीं, मुल्क में आम इंतखाबात शुरू की तैयारी है और आईपीपी जिसे कहते हैं वो दावा कर रही है कि वो न सिर्फ पंजाब बल्कि कौमी सतह पर जो है वो कारकर्दगी दिखाएगी। तो फिर तहसील से जलसे का ऐलान और तहसील का इंतखाब ही क्यों? और आपके ख्याल में क्या 1 लाख लोग थे? क्योंकि आज़ाद ज़राए का कहना है 10 से 15,000 थे। नहीं, ये जो बाकी जलसे हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर, पूरी हिस्ट्री, आप की भी माशाल्लाह ठीक उम्र होगी, लेकिन आपसे दुगनी उम्र पॉलिटिक्स के अंदर मेरी है। जना 44 साल में एक सियासी कारकुन और एक सियासी रहनुमा के तौर पर काम किया। आपसे 4-5 साल ही कम होगी फयाज साहब। सुन लो यार, बीच पे ना टोका करें। शायद साहब मेरा मजाज नहीं है, सवाल पूछ के ना मुझे 1.5-2 मिनट जवाब देने दिया करें। ठीक है, 1.5 मिनट आपको बात करने दिया कर। जनाबे वाला, आप बताएं, ये जो नवाज शरीफ साहब का भी जलसा हुआ है, इसमें कितने बंदे थे? इसके अलावा जितने जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जलसे करती रही है और जितना जलसा करने के बाद बताते थे, क्या उतने जलसे होते थे? हम तो जनाब ऑर्गेनाइजर थे उनके जलसों के, हमें पता है कि कितनी कुर्सियां लगती थी, हमें पता है कि जनाब परेड ग्राउंड में कितनी कुर्सियां लगती थी, हमें पता है मीनार पाकिस्तान में कितनी कुर्सियां लगती थी, हमें पता है जो 72 जलसे किए गए
तहरीक फसाद फिल अर्ज के अंदर उसमें कितनी कितनी कुर्सियां लगा करती थी और कितने कितने फुट के, और ये छोड़े इन चीजों को। असल चीज ये है कि अल्लाह पाक के करम से हमारी नीयत नेक है। हम एक फसादी सियासत छोड़ के पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम की सियासत करने चले हैं। हम पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन की सियासत को खत्म करके हम एक मुस्बत सियासत की तरफ लेके चले हैं और उसकी हमने बुनियाद रखी है। हर आने वाला वक्त इंशाल्लाह उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा आईपीपी को, और बेहतरी आपको नजर आएगी। फयाज साहब, आपने बात की कि परेड ग्राउंड में कितनी कुर्सियां लगती थी, 72 जलसों में कितनी कुर्सियां लगी, आपको ये चीजें पता थी। सिर्फ एक सादा सा सवाल और 30 सेकंड्स में चाहूंगा कि रिस्पॉन्ड करें। कल जहानिया में कितनी कुर्सियां लगवाई थी? कोई एडमिनिस्ट्रेशन से या जो जलसे के मुंतजमीन है उनसे आपका राब्ता था? यार बात सुनो शाहिद साहब, आप माशाल्लाह कह रहे हो कि आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो सवाल कम से कम कोई अच्छा आला लेवल का पूछे, छोड़े इन कुर्सियों को जना। अच्छा ठीक है, आपने कुर्सियों का जिक्र किया फयाज साहब। नहीं, आपने सवाल पूछा ना, इतने लाख थे तो इतने थे फलां, मैंने उसका जवाब दिया। छोड़े लो लेवल की जनाब आप। अच्छा चले, आपके मंशूर पे आ जाते हैं। आपने बात की नए पाकिस्तान की, क्यों अवाम आपके इस नारे को एक्सेप्ट करें या बाय करें? आपने यही नारा 2018 में लगाया था नए पाकिस्तान का, और उसमें आप नाकाम रहे बुरी तरीके से। तो 2023 में क्यों पाकिस्तान की अवाम आप पे एतबार करे कि आप नया पाकिस्तान बनाएंगे? क्योंकि जो जुमला मेरे सामने है उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि नया पाकिस्तान हम बनाएंगे। आप तसल्ली से जवाब सुन लीजिएगा। आप मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के अंदर रोटी कपड़ा मकान के नाम पे 8-8 दफा सूबाई और 4-4 दफा जनाब वफाकी हुकूमत की जो लोगों ने बारियां ली, और यहाँ पर पाकिस्तान में एशियन टाइगर के नाम पे और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली के दौरा के नाम पे 8-8 10-10 दफा पंजाब के अंदर जनाब आपने सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत 4-4 दफा एंजॉय की। आपने जनाब पाकिस्तान के अंदर नया पाकिस्तान के नाम पे 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां और फला फला के आपने नारे सुने। अगर वो रियलिस्टिक थे तो जनाबे वाला ये जो नारा अगर हम लगा रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली का सारिफ जो है उसका बिल रियासत अदा करेगी, आपका मोटरसाइकिल सवार को आधी कीमत पे पेट्रोल मिलेगा, आपकी 50,000 कम से कम मजदूर की तनख्वाह होगी, आपका जनाब 12 एकड़ का किसान उसको ट्यूबवेल के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। हम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आज तक कभी किसी सियासी जमात ने ये नारा नहीं दिया, मजहबी देती हैं। हमने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर नामूसे रसालत और खत्म नबूवत के कवानीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। क्या ये चीजें कोई अनरियलिस्टिक है? क्या आप ये समझते हैं कि जो हम अरबों रुपए बेनजीर भुट्टो जनाब स्पोर्ट्स प्रोग्राम, इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम और आप एहसास प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए, कई 100 अरब हम साल का लगा देते हैं, क्या हम उसको यूटिलाइज करके इन सारी चीजों को हम जनाब मटेरियलाइज नहीं कर सकते? तो जनाब इनमें से कोई भी अनहोना, कोई भी अनएक्सपेक्टेड और कोई भी अनयूजुअल किस्म का जनाब नारा नहीं है। हमारी नीयत नेक है। और बड़ी मजेदार आपको एक चीज बता दूं, जी जी, जो 2 बंदे जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, सही, ना तो उनकी शान में हम कोई जमीन आसमान के कलाबे मिलाएंगे, उनके अखलाक, उनके किरदार, लेकिन जो उनका एक बिजनेस और कारपोरेट सेक्टर के अंदर जनाब एक जनाब बैकग्राउंड है, जो उनकी प्रोफिशेंसी है, उनके जितने कंटेम्परेरीज हैं वो सारे इस बात को तस्लीम करते हैं कि चाहे शुगर मिल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का बिजनेस हो, चाहे वो जनाब मीडिया। फयाज साहब, आपने कहा मुझे 1.5 से 2 मिनट दीजिएगा, चाहूंगा कि इंटरवीन करूं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना आप मनवाया और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी अपने लोगों की निस्बत उन्होंने साबित किया कि वो इन बिजनेसेस को बड़े अच्छे तरीके से फयाज साहब सवाल ले लीजिएगा। फयाज साहब सवाल ले लीजिएगा। फयाज साहब तो कंप्लीट होने दिया करो ना यार। सर 3 मिनट बात तो कंप्लीट होने दिया करो। जी जी बोलें। और भाई आप बात तो कंप्लीट होने दो ना। जब आप बात नहीं कंप्लीट होने देंगे तो फिर फायदा कोई नहीं है। ठीक है, कम से कम सवाल चाहे 1 मिनट ऊपर हो जाए, मैं जवाब दे रहा हूं, बात तो कंप्लीट होने देना शायद साहब। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, सवाल पूछ के चाहे मैं 4 मिनट लगाऊं। असल इशू ये है कि हमने लोगों तक मैसेज देना है, हमने यहाँ पर लोगों को बताना है कि यार मेरा मौका। फयाज साहब, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, फयाज साहब आप जो बात कर रहे हैं, अगर उससे कोई सवाल निकलेगा तो मैं आपसे सवाल करने की कोशिश करूंगा। भाई वो बाद में पूछे ना, पहले मैं तो ब्रेक लगा लूं ना। ठीक है, चलें आप अपनी बात पूरी करें। आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं सवाल रखता हूं। मेरा एक मजाज है ना, तो मैं पैनल शो करता हूं, ठीक है जी, 5 साल से,
दूसरा यह है कि मैं सवाल पूछ के जितना मर्जी नेगेटिव सवाल पूछो, जितना मर्जी एग्रेसिव सवाल पूछो, आपको इजाजत है। सही। हत्ता कि आप मजाक में ये बात कर रहा हूं, इसको ज्यादा सीरियस ना ले लेना, हत्ता कि गाली भी निकाल दो यार। अल्लाह ना करे कि हम किसी को गाली दें, ना गाली के हक में। मैंने मजाक पे क्या है, मैंने मजाक पे एक चीज कही है, मेरी तरफ से करो। चले आप अपना आर्ग्यूमेंट पूरा करें ताकि मैं सवाल रखूं। तसल्ली से जवाब सुनो, बस आप पूछो। सवाल मेरा आपसे यह था, आपने जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की कामयाबियां बिजनेस की गिनवाई। यही बिजनेस की कामयाबियां हमें मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की भी शुगर मिलों में नजर आती हैं। इन्हीं अफराद की बिजनेस की कामयाबियां थी। 3.5 साल ये इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा थे। जहांगीर तरीन साहब वजीर आजम हाउस में बैठ के पाकिस्तान को चलाते थे। अलीम खान साहब खुराक के वजीर थे, और उन्हीं दिनों में हमने देखा कि खुराक का बहरान भी आया, गंदुम भी शॉर्ट हुई। इस कारकर्दगी की बुनियाद पर जाती बिजनेस चलाना और मुल्क चलाने में जमीन आसमान का फर्क होता है, और यह साबित हो चुका है। जिनका आपने माजी में कहा कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क नहीं चला सके, तो यह भी साबित हो चुका है कि तरीन साहब और अलीम खान साहब भी सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। अब तसल्ली से जवाब सुन लीजिएगा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जिस आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की शुगर मिलों का आपने तस्करा किया है, मैं हुकूमत में रहा हूं, मैं 2 दफा जनाब हुकूमती जनाब सूबाई असम्बली का मेंबर और मिनिस्टर रहा हूं। मैंने 5-6 पोर्टफोलियो मैंने जनाब एक्सरसाइज किए हैं। जहांगीर तरीन वाहिद सियासतदान और वाहिद सनतकार और वाहिद जनाब आपका शुगर मिल ऑनर है जिसके जिम्मे 4 आने हर साल वो गन्ने की कीमत मार्केट से 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा रख के और पूरी की पूरी कीमत अदा करता है। ये मैं ऑन बोर्ड कह रहा हूं और ऑन रैकेट कह रहा हूं और चैलेंज दे के कह रहा हूं कि अगर जहांगीर तरीन साहब का पिछले साल का 1 रुपया भी बकाया हो तो आप दोबारा प्रोग्राम कीजिएगा, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से माफी मांगूंगा। फैज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मेरी कोशिश थी कि आपका जो मंशूर था, जो इनकलाबी ऐलानात थे, उन पर बात करूं, लेकिन आपने कोशिश की कि अपनी लीडरशिप का सिर्फ दिफा करें और पर्सनल दिफा करें। यह आपका फैसला था। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात करेंगे, और सीनियर एनालिस्ट आमिर गौरी और नासिर बेग चुगताई हमारे साथ होंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होंगे नासिर बेग चुगताई साहब और आमिर गौरी साहब। दोनों से हमने बात करनी है मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन पे, नवाज शरीफ की वापसी से क्या बदला है, और नवाज शरीफ साहब का जो 9 नुकाती एजेंडा है, क्या ये 9 नुकाती एजेंडा वही रिफॉर्म्स प्लान है जिसके ख्वाब हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत दिखाती थी, या फिर अभी तक जैसे कहते हैं जैसे कोई प्लान नहीं होता, सिर्फ आके पहले इलेक्शन लड़ दें, वही प्लान है। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा आमिर गौरी साहब से, जब तक नासिर बेग चुगताई साहब हमें ज्वाइन करते हैं। गौरी साहब, मियाँ साहब की वापसी हो चुकी है। मियाँ साहब की वापसी के बाद वापस आने से पहले PTI नाराज़ थी, वापस आने के बाद पीपल्स पार्टी भी नाराज़ हो गई है। शायद मेरा ख्याल है नाराज़ का वर्ड जो है ना, आई विल नॉट यूज़। ओके। इस वजह से कि देखें, इन दोनों पार्टीज़ को ये पता है कि उनका चैलेंज जो है पंजाब के अंदर वो मुस्लिम लीग है। जरदारी साहब जो हैं उन्होंने थोड़ी सी गेम पहले ज़्यादा उठा के रखी हुई थी। अब उनकी मेरा ख्याल ख्वाहिश ये होगी कि चूँकि मेरी पार्टी तो नवाज शरीफ की पार्टी को पंजाब में शायद मुकाबला न दे सके, तो फिर शायद PTI जो है इसको चांस मिलना चाहिए। इस वजह से कि अगर फ़र्ज़ की 140 से ज़्यादा सीटें पंजाब में हैं, तो जो पंजाब जीतेगा वो पाकिस्तान को जो है वो रन करेगा। तो उस वजह से मुझे इस तरह लगता है कि उन्होंने चूँकि पहले से बहुत बड़े बड़े बयानात दे दिए थे कि अगला वज़ीर आज़म किस पार्टी का होगा और वो क्या करेंगे, कुछ मुलाकातें उनकी जो थीं, उनका ये ख्याल था कि शायद वो सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट और उसके साथ शायद अलायंस के सम इलेक्टेबल्स और BAP के कुछ लोगों की आमद, और साथ साथ मेरे ख्याल उनकी जो बातचीत चल रही थी नवाज शरीफ की पार्टी के साथ, वो ये थी कि पंजाब के अंदर उनकी जो की कैरेक्टर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, उनको जीतने दिया जाए। कोई 20 के करीब सीटों की एडजस्टमेंट की बात हो रही थी, लेकिन उनको मेरे ख्याल 6-7 जो उनके मेन की पार्टी के लीडर्स हैं वो तो पंजाब से हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया वो अपने इलाकों से अपनी सीटें नहीं जीत सकते, तो फिर तो बड़ा एक तरह का धक्का लगेगा पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को। तो मुझे इस तरह लगता है कि जो पॉलिटिकल चैलेंज है अगले आने वाले महीनों के अंदर, उसकी वजह से जरदारी साहब नाराज़ थे। इमरान खान जो है उनकी अपनी जो है मजबूरी है, वो जेल से बाहर निकल सकेंगे या नहीं निकल सकेंगे, उनकी को बेल हो सकती है या नहीं हो सकती। हो सकता है उनके वकीलों को थोड़ी सी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उसके फैसले से हो के सिविलियन जो है उनका केस वो 9 मई के मुतालिक जो मामला है, हाँ, तो अगर वो मुआवजा नहीं होता
तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ जो है, चूंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि उनका जो रास्ता है पॉलिटिकल आगे वो स्लाइटली क्लियर है बाकी पार्टी से, तो उसकी वजह से पॉलिटिक्स जो है वो आपको पता है ये झगड़ा तो होना ही होना, इसी तरह होना था। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ हैं। नासिर बेग चुगताई साहब, गौरी साहब को आपने सुना, अभी तक नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें कनेक्ट नहीं किया, दोबारा चाहूँगा गौरी साहब से ही सवाल रखूँ। गौरी साहब, आपने जो बात की, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का जो भी सिचुएशन आपने कहा कि एक जगह पे उनकी गेम अप नज़र आ रही थी, मेरा ख्याल है वो इब्तदाई जब बाप के 4-5 MPs ने उन्हें ज्वाइन किया तो उन्हें ये लगा कि बाप उनकी तरफ आ रही है तो हवाएं उनकी तरफ ही होंगी, लेकिन मियां साहब की वापसी से उन्हें अब लग रहा है कि हवाएं बदल चुकी हैं। शायद देखें, सिंध और बलूचिस्तान की अगर सारी की सारी भी आप ये नेशनल असेंबली की सीट्स में ला लें तो फिर भी पंजाब का मुकाबला तो कोई नहीं करेगा। जीटी रोड का नहीं कर सकते पंजाब। मैं वही कह रहा हूँ, अगर फर्ज के सारा बलूचिस्तान, बाप को छोड़ दें, सारा बलूचिस्तान उनके साथ खड़ा हो जाता, 18 सीटें, हाँ, तो उसके अंदर जो है मुझे इस तरह लगता है कि वो सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि देखें उसकी एक सिग्निफिकेंस ज़रूर है। पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है, यानी सारा का सारा सिंध और सारा बलूचिस्तान, पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली आगे चलना है तो कराची और गवादर जो है ये मेन पार्ट प्ले करेंगे, तो फिर वो डेफिनेटली उस चीज़ को यूज़ करते हुए, हम चूंकि दोनों पार्ट बैठे हुए सूबों में जहाँ पे पाकिस्तान जो है आगे चलाने के जो भी इकोनॉमिक लाइफ लाइन है आपकी, वो यहाँ से आ रही है। उस सूरत में, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर मैंने देखा है कि ये मेरी राय है, गलत हो सकती है, पीपल्स पार्टी का कोई प्लान मुझे तो कभी नज़र नहीं आया, ठीक है ना। उनकी जो पॉलिटिक्स है वो पॉपुलर नारों की पॉलिटिक्स है। आपने प्लान की बात की, पीपल्स पार्टी के पास नज़र नहीं आता। प्लान की अगर हम गौरी साहब रियलिस्टिकली बात करें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नज़र नहीं आता। पीटीआई ने मुझे और आपको नारे सुनाए कि हमारे पास जी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, 200 लोगों की टीम है। जब हुकूमत आई तो असद उमर ही मुश्किल में पड़ गए, ख़जाना उनसे लेके उसे दे रहे हैं। आखिर में वही जिसे कहते हैं शौकत तरीन साहब और जो दूसरे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हर गवर्नमेंट को अवेलेबल होते हैं, जिसे मैं कह सकता हूँ कि रेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर पे पीटीआई ने चलाया। इस वक्त मियाँ साहब का भी नौनुकाती एजेंडा मेरे सामने, इसमें सिर्फ मुझे ये स्टेटमेंट्स लगते हैं, इसमें कोई प्लान नजर नहीं आता। देखिए, एक थोड़ी सी क्वालिटेटिव चेंज ज़रूर है, चेंज गलत लफ्ज़ हो गया, डिफरेंस वो ये है कि नवाज शरीफ जो है मेरे ख्याल में ही रिप्रेजेंट्स अर्बन मनीड क्लास, ठीक है। तो और पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया में अगर आप देखें कि जो नौकरियां हैं, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं, वो वही लोग अदा करेंगे या किरदार अदा करेंगे जो शहरी लोग होते हैं, जो जुड़े होते हैं इंडस्ट्री के साथ, एग्रीकल्चर नहीं करती। तो अगर फ़र्ज़ किया नवाज शरीफ जो है, ये उनको एक तरह का मशवरा ही है कि अगर जो उनका सॉलिड बेस है पंजाब के अंदर, यानी लाहौर और उसके साथ साथ जो सेंट्रल पंजाब है, यानी फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, उसके साथ अगर वो कहीं कराची के साथ कनेक्ट कर सके, कराची की जो अर्बन मनीड क्लास है, जो मतलब बड़े लोग हैं जो उन्होंने आज तक निगलेक्ट किए हैं, अगर वो उनके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर एक शायद नया नैरेटिव बनेगा पाकिस्तान का। अर्बन जुड़े थे वो भी आजकल नाराज नहीं, लेकिन वो उनका जो देखें ना, तो वो उस साइज़ के वो थे, अपना आप समझिए इंडस्ट्रियलिस्ट, ना उन्होंने जॉब्स क्रिएट की हुई थी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कराची के मेजॉरिटी नौजवानों को या बाकी लोगों को नौकरियां देकर रखी हुई हैं, ठीक है ना। इस वजह से कि इस मुल्क के अंदर अगर चेंज आनी है तो कहीं ना कहीं जो अर्बन वर्सेस रूरल की गेम है, इसको ड्रामेटिकली चेंज होना है। और उसमें पीटीआई और साथ साथ पीपल्स पार्टी, उनके पास जो प्लान है, मेरा ख्याल है कि स्लाइटली नवाज शरीफ को उस पर एज है कि ही कैन कनेक्ट। इनके साथ तो है, उन्होंने अपना जो है सेंट्रल पंजाब को होल्ड करके रखा है, ही नीड्स टू कनेक्ट विद द अदर अर्बन सेंटर्स, और वो कराची है। ठीक है, आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है, कराची के साथ कनेक्ट करना। अलमिया ये कि कराची के साथ भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मरकज़ की होती है वो कनेक्ट नहीं कर पाती। पीपल्स पार्टी सिंध में होने के बावजूद कनेक्ट नहीं कर पाती। आईपीपी ने कल अपना जलसा किया, पावर शो था। आईपीपी पंजाब में स्टेक होल्डर बनना चाहती है और पंजाब में खासकर इलेक्टेबल्स का एरिया साउथ पंजाब। कल उनका खानेवाल का जलसा था। मैं चाहूँगा कि एनबीसी हमारे साथ आ गए, एनबीसी से एक सवाल ले लूँ। एनबीसी, आमिर गौरी साहब से बात हो रही थी और गौरी साहब समझ रहे थे कि पाकिस्तान, या जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि पीएमएल-एन को जिसे कहते हैं वो फ्री ग्राउंड मिला हुआ है और इस वक्त पीटीआई वाला जो नैरेटिव है एंटी पीएमएल-एन का वो उसे भी सूट करेगा, तो इसलिए वो जरा नाराज नजर आती है। आपको ऐसा लगता है? देखिए, एक आम तासुर तो है कि लाडले बदल गए, जुमले आए, ये जुमले आए हैं इस वक्त जो चले भी हैं चैनल्स के ऊपर, तकरीर भी आए हैं कि लाडले बदल गए हैं, नया लाडले आ गया है। तो ये बातें चल रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये सियासी बातें हैं और इनको अगर आप सीरियस लेना शुरू कर देंगे हम लोग, तो हम शायद सही असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। सही असेसमेंट करना है आपको, तो ख्वाजा आसिफ का बयान है,
इसाक डार का बयान है वो देखें आप, तलाल चौधरी का बयान ना देखें आप, सही ना देखें छोटे तलाल का बयान, सही जो गिन गए थे पंजाब असेंबली में, सही। तो इसाक डार कहता है कि अगली मुलाकात नवाज शरीफ साहब की आसिफ साहब से होगी, सही, कानूनी मसाइल से हटकर, सही। और ख्वाजा आसिफ कहते हैं और इसाक डार कहते हैं कि हमें मखलूत हुकूमत बनानी चाहिए, सही, आगे चलकर। तो ये सोच अगर उस स्टेज के ऊपर है जिसको हम सीनियर कहते हैं, सही, जिसको हम किचन कैबिनेट कहते हैं, बिल्कुल ठीक, तो वो सोचने की बात है। बाकी तलाल चौधरी हुए या सईद गनी हुए, इनकी तो चलते रहते ना कहानी। अच्छा, जब ब्रिज आएगा तो पार करेंगे। सही। और ना एनबीसी एक और बात गौरी साहब ने बहुत अहम की, मैं उनसे बात कर रहा था कि परफॉर्मेंस के हवाले से, कि आज तक परफॉर्मेंस अगर पीपल्स पार्टी की देख लें, पीटीआई, पीएमएलएन, रिफॉर्म्स की, मुल्क में माशी इनकलाब लाने के बड़े बड़े नारे और दावे सब करते हैं, लेकिन अभी तक हमें नज़र नहीं आता कि किसी ने परफॉर्म करके दिखाया, और सिर्फ कागज़ों की हद तक, बयानात की हद तक, ऐलानात की हद तक नज़र आता है। लेकिन गौरी साहब ने एक बहुत सिग्निफिकेंट बात की कि अगर मियाँ साहब ने पाकिस्तान में, जिसे कहते हैं माशी सिचुएशन को बेहतर करना है, इकनॉमिक रिवाइवल करना है, तो उन्हें सिर्फ पंजाब पर रिलाई नहीं करना होगा, उन्हें कराची की अर्बन क्लास के साथ कनेक्ट करना होगा, कराची के बड़े बिजनेसमैन के साथ कनेक्ट करना होगा। एनबीसी को नजर आता है कि पीएमएलएन या मियां नवाज शरीफ उसको कनेक्ट कर पाएंगे? कराची का बड़ा बिजनेसमैन हर वक्त, हर जमाने में मियां साहब के साथ रहा है। सही। मैं अब अर्ज कर रहा हूँ बहुत आजी के साथ, सही, कि कराची के बिजनेसमैन ने कभी धोखा नहीं दिया मियां साहब को। सही। और उनके साथ रहा, फंडिंग भी किए, ये पता है मुझे। लेकिन मियां साहब यहाँ कामयाब नहीं हो पाते। सही। और आजकल तो और डिफिकल्ट सिचुएशन है। सही। और मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इनरोड्स किए हैं। सही। यहाँ पर एमक्यूएम बहुत कमजोर हो गई है। सही। पीटीआई अपने आप को साबित नहीं कर पाई है। सही। बड़े मसाइल हैं। एएनपी कोने में बैठी हुई है। सही। और वो कुछ नहीं कह पा रही। उसका अपना जो वोटिंग बैंक है, वोट बैंक, वो बहुत मुतासिर हुआ है। जमाते इस्लामी को कहाँ देखते हैं एनबीसी कराची में? जमाते इस्लामी देखें, अगर एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेती तो मैं कोई कंपैरिजन कर पाता। जमात इस्लामी को लोकल बॉडीज में जितनी भी कामयाबी मिली, नंबर 2 पर आई वो। सही। वो नंबर 1 पे गलत कहते हैं, वो साबित करते हैं। नंबर 2 पर आई वो इसलिए आई कि पीटीआई ज्यादा एक्टिव नहीं थी। सही। और एमक्यूएम थी नहीं। सही, खाली था। चले, मैं गौरी साहब के सामने आपकी बात रखता हूं कि पीएमएलएन को सपोर्ट मिली है, लेकिन उन्होंने सर्व नहीं किया कराची में, जैसे पीटीआई को 15 सीटें मिली, उन्होंने नहीं किया। तो आप एनबीसी से इस बात पे? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन देखें वो बात कर रहे हैं जो बिजनेसमैन की है। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। अच्छा। अगर फर्ज किया जो इलेक्शन जो पाकिस्तान के अंदर एमक्यूएम के खिलाफ पहला ऑपरेशन हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो वजीर आजम नवाज शरीफ थे। उसके बाद उनकी लंदन में बातचीत चलती रही, लेकिन जो कुछ हुआ है, कराची जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है या कराची की अपनी पार्टी है, इन सारों ने कराची जैसे शहर को, जो तकरीबन 2.5-3 करोड़ का शहर है, उसको अबेंडन करके रखा हुआ पॉलिटिकली। अगर पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको ओन नहीं करना था तो फिर इलेक्शन के करीब उनको रोने की जरूरत नहीं। तो फिर गौरी साहब, एमक्यूएम का कराची के हवाले से जो मुकदमा या शिकवा है, फिर मैं और आप और चुगताई साहब उससे एग्री और डिसएग्री बहुत से पॉइंट्स पे कर सकते हैं। ये तो ठीक है कि कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक तमाम सियासी जमातें कर, बिल्कुल किया है, लेकिन ये एमक्यूएम का जो भी फर्ज किया इस इलेक्शन के अंदर, जो भी एक सूरत हाल बनेगी, उनको भी ये फैसला करना पड़ेगा कि वो किसी शहरी जमात के साथ, चूंकि देखें वो सारे के सारे जो है ना वो लोअर और मिडिल क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये फैसला करना पड़ेगा, फाइनल फैसला, कि वो रूरल जमातों के साथ या रूरल जमातों के लीडरों के साथ बैठना चाहते हैं इस उम्मीद में कि उनको शायद 1-2 वजारतें मिल जाएंगी, या फिर वो इस मुल्क के लिए फैसला करेंगे कि उनको इस मुल्क का जो डायनामिक है, पोलिटिकल डायनामिक, उसको चेंज करना। गौरी साहब, एक सवाल रखूंगा आपके सामने, जो मेरे पास खबर है, मेरी मालूमात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ जो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी का आगाज़ अगले 2-3 रोज़ में करने जा रहे हैं, अगले आम इंतखाबात जनवरी में होते हैं, फरवरी में होते हैं, मियां साहब पाकिस्तान के चारों सूबों से मैदान में उतरना चाहते हैं। आपके ख्याल में क्या सिग्निफिकेंट है ये फैसला? पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन अब हमें पता है कि देखें उनकी जमात की कोई प्रेजेंस जो है, जो फुटप्रिंट है, वो हमें सिंध में तो नज़र नहीं आता, हमें बलूचिस्तान में भी नज़र नहीं आता। इसका मतलब है कि वहाँ की अगर कोई और उखाड़ पिछाड़ हुई, अगर बाप के अंदर जो लोग गए थे, अगर उनमें से कुछ लोगों को आप नून के अंदर ले आए, ठीक है ना, और उसी किसी इलेक्टेबल की निशस्त पर वो कंटेस्ट, और फिर जो केपी के अंदर भी अगर फर्ज किया उन्होंने, मेरे अपने ख्याल में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी जब नाम चेंज हो रहा था, और उससे मशवरा भी हमने दिया, उन्हें नहीं लेकिन उनके साथियों को, कि अगर
इस सूबे का नाम खैबर हज़ारा रख दिया जाता तो हज़ारा के अंदर उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी पार्टी की जो सपोर्ट थी वो शायद इंटैक्ट रहती। तो उन्होंने वहाँ पे भी अपने जो पॉलिटिकल वोट बैंकर्स को लूज़ किया। तो इलेक्शन जहाँ से मर्जी लड़े, मेरी तरफ से वो गिलगित बल्तिस्तान से भी लड़ लें, कश्मीर से भी लड़ लें, ठीक है ना, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा उनको कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने अपने इन रोड्स उस तरह नहीं बनाए जब वो इवन पावर में भी थे। और एनबीसी ने एक और अहम जुमला कहा, उन्होंने कहा कि जो बातचीत इसाक डार और ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं उस पर फोकस करें। आपके ख्याल में सिंगल हैंडेडली PMLN जैसे कि बताया जा रहा है चौथी बार वज़ीर आज़म है, कोई क्लीन स्वीप हो रहा होगा, लेकिन वो जो मखलूत हुकूमत की बातें, इत्तेहाद की बातें जब सीनियर लीडरशिप से आ रही हैं तो चौथाई साहब की बात में वज़न है कि आप उसको समझें कि आने वाले दिन का जो नक्शा है वो मखलूत हुकूमत। मैं ये मजाल कर ही नहीं सकता कि मैं NBC की बात जो है उसको जो है रिबट करूं लेकिन आप ये देख लें कि मियां नवाज शरीफ को पहले तो अपने जो कोर्ट रूम्स हैं उनके अंदर से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी सारी। वो अगर वो हो जाती है तो फिर उन्हें ये याद रखना पड़ेगा कि देखें अगर वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन के और तीनों दफ़ा अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके तो कोई ना कोई गलती तो उन्होंने भी की होगी, पॉलिटिकल गलती। तो मेरा ख्याल ये ज़रूरत इस बात की है कि अब उनके साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी बिठाई जाएं जहां वो अपना एजेंडा जो है ना उस पर फोकस रखें। और एजेंडा जो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक रिवाइवल का एजेंडा हो, नहीं वो तो उनका हमेशा से रहता है, उनके पास और बेचने को कुछ नहीं है। और इसी वजह से वो जब आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है प्रोजेक्ट चलते हैं और बाकी सारा। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ को बाकी सारे लोगों को बैठ के बताना पड़ेगा कि मियाँ साहब माजी की तरफ न देखें, फ्यूचर पर नजर रखें, ठीक है ना, फॉरगेट द पास्ट, मूव अहेड। और उसके अंदर जो है ना ये कि मैं फलाने के साथ ये करूंगा, फलाने के साथ वो करूंगा। गुफ्तगू मियां साहब ने सवाले से किया, मैं चाहूंगा कि नाजरीन को और आपको भी सुनवाऊं और फिर उसके बाद नासिर बेग चुगताई साहब से पूछूं। सबसे पहले नाजरीन सुनिए मियां साहब ने क्या कहा अपने माजी के हवाले से और मुस्तकबिल के हवाले से। ऐ मेरे रब, मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, बस तू इस कौम की तकदीर बदल दे तकदीर। नाजरीन मियां साहब ने रब को गवाह बनाकर ये बात लाहौर में 21 अक्टूबर को कही है। नासिर बेग चुगताई साहब माजी को भुलाने का मशवरा गौरी साहब भी दे रहे थे और ख़ुद भी वो उन्होंने एडमिट किया। आपको लगता है कि एक नया नवाज शरीफ इस बार 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आया और वो माजी को भूल चुका है? कहा मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक। अब मैंने दरख्वास्त की जब आपने अल्लाह पे छोड़ दिया सही, तो और जो नौबई वाले हैं उनको भी अल्लाह पे छोड़ दें। सही, उनका भी हिसाब किताब अल्लाह ही कर लेगा। सही। तो वहाँ तैयार नहीं हो रहे वो, सही, क्योंकि दूसरे तैयार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला है। NBC जी 9 मई का आप जिक्र कर रहे थे, मैंने कहा 9 मई वालों को सुप्रीम कोर्ट से एक इब्तदाई रिलीफ मिल चुका है। हाँ, उनको नहीं मिल रहा जो मैटर करते हैं। सही, उनको नहीं मिल रहा। अब नवाज शरीफ साहब देखें, नवाज शरीफ साहब अब भी उसी एजेंडे पे चलेंगे जो शहबाज शरीफ ने तय कर दिया था। सही, मैं बहुत मुताद होकर बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब तय कर गए थे जिसकी कानून साजी हो गई थी। सही, ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगी। उनमें निचकारी है, उनमें चीज़ों को बेचना है, उनमें सिस्टम को ठीक करना है, टैक्स ठीक करना है, दुकानदारों पर टैक्स लगाना है। दुकानदारों पर टैक्स को हल्का मत लीजिएगा। सही। NBC गौरी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मेरे जहन में एक और शरारत थी लेकिन मैं चाहूंगा कि वो शरारत जरा थोड़ी देर के लिए रोक लूं। गौरी साहब कुछ ऐड। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब वो अपने रब पे, अपने अल्लाह पे छोड़ रहे हैं, सही, आप और NBC इस पॉइंट पे एक मुत्तफिक है, मतलब दोनों नहीं। देखें, उन्होंने पिछली दफा कोशिश की थी, उसको बताया गया था कि देखें पाकिस्तान के अंदर बाज लोग जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी से बड़े हैं। सही, उनको एक तो चेज ना करें, ठीक है ना। तो आप मेहरबानी करें, अगर आपको एक चांस मिलने लगा है, सही, ये बहुत बड़ा बात है, देयर इज अ वेरी बिग इफ। क्योंकि देखें ना, अभी थोड़ी देर पहले तक तो लोग ये कह रहे थे डील ये है कि वो आएंगे, कैंपेन चलाएंगे, लेकिन छोटे भाईजान जो है ना वो वज़ीर आज़म होंगे। अगर ये बन जाते हैं तो मेहरबानी करके फिर वही बात है कि ही शुड फोकस ऑन द कंट्री रादर देन हिमसेल्फ। पाकिस्तान की तारीख में आज तक मेरे और हमारी उम्र में कोई और अगला आदमी नहीं होगा जो 3 दफा वज़ीर आज़म बन चुका है या जिसका चौथी दफा का चांस है। NBC गौरी साहब ने जो बात की कि उन्हें जो है ये मौका मिल रहा है और उन्हें सब कुछ भूल के चलना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो वहीं पर आती है कि अब उनके पास क्या एजेंडा होगा, एजेंडा कैसे आगे टो करेंगे, और क्या ये मखलूत हुकूमत ही आपको नजर आती है या आपको नजर आता है कि नहीं चौथी बार वो फिर अमीरुल मोमिनीन बनने की तैयारी में? सर 2/3 तो मेरे ख्याल नहीं मिलेगी। सही, किसी तरह भी नहीं मिलेगी। आप सेंट्रल पंजाब में इंतखाबात में हिस्सा लें, टकराएं PTI से, PTI माइनस IK या माइनस शाह महमूद
चलेगी, बिल्कुल उनका वोट बैंक है, तब भी वोट बैंक रहेगा। और लोग कहते हैं कि माइनस आई के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, मैं नहीं मानता इस बात को। सही, कोई ऐसा मसला होगा, जो नौजवान वोटर है वो तो वोट करेगा भाई, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करेगा वो। उसके जहन में जो कुछ है, जो कुछ डाल दिया गया है, वो मौजूद है, उसको आप कुछ भी मिसाल दे दें, कोई भी सबूत पेश कर दे, वो तस्लीम ही नहीं करता, कहता नहीं करता। तो एक तो ये, दूसरा ये कि मुमकिन तौर पर जो इंतखाबी कैंपेन होगी, कोई खातून चला रही होगी ना, कोई खातून चला रही होगी, एक सिंपैथी वेव वहां पर आएगी। सही। और मुकाबला सेंट्रल पंजाब में एनबीसी आपने एक बहुत बड़ी बात की, आपने कहा इंतखाबी मुहिम खातून चला रही होगी। दो चीजों को चाहूंगा कि आप क्लैरिफाई करें अगर कर सकते हैं। एक तरफ हमें PMLN में खातून मरियम नवाज नजर आती हैं, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो बहुत से लोग ये तासुर देते हैं कि अगली कैंपेन में हमें आसफा नजर आएंगी, और अगर PTI की बात करते हैं तो जरा क्लेरिफाई करने की जरूरत है कि वो अलीमा खान होंगी या वो जो है साबिक खातून अव्वल होंगी। मेरा ख्याल ये, मेरा अंदाजा है, जो मुझे परिंदे बता रहे थे कि वो शायद अलीमा बीबी का पर इत्तफाक हो रहा है। सही। और जो एक मुश्तरका मीटिंग जेल में, सही, उसमें शायद मुझे यकीन नहीं, सही, अलीमा साहबा का नाम पर बात हुई है। लेकिन ये कि मुश्किल सूरत हाल है बहुत, सही, हर पार्टी के लिए, सही, किसी के लिए आसान नहीं है। अब KP के लोग ना, KP में क्या सूरत हाल है, सही, KP में परवेज खटक है, PTI है, JUI है और PMLN है, वहां मुकाबला क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, सूरत-ए-हाल कहीं पर भी वाज़ेह नहीं है। एक ऐड कर लें, सारी खवातीन जो है ना, गौरी अपनी अपनी फैमिलीज का केस बेचेंगे, और उसमें जो मेरे लिए दुख की बात है, उसमें ये सारे लोग जो है ना, ये मुसलसल अवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर गौरी साहब, सॉरी टू से, खान साहब मॉरिसी सियासत पे तनकीद करते रहे, पीपल्स पार्टी और PMLN पे, तो अलीमा खान को अगर वो लीड रोल दे रहे हैं, किसी दूसरे बंदे पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। जब आप किसी पे पॉलिटिकली यकीन ही ना करें, मुझे नहीं पता अलीमा क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, कर भी सकती हैं या नहीं कर सकती, और अगर वो कहेंगी तो वो उस जिस तरफ इशारा किया ना NBC ने, कि देखें जो नौजवान है ना, उन्होंने नवाज शरीफ का वक्त नहीं देखा था, जिस वक्त वो वजीर आजम थे ना, और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे, और इकॉनमी अगर फर्ज किए छोटे छोटे नन्हे पैरों से चल रही होगी, तो उस वक्त वो सारे बच्चे जो है ना, वो 12-12, 11-11 साल के थे। अब वो वोट डालेंगे पहली दफा, और उन्होंने जो है पिछले 10 साल का जो प्रोपेगेंडा है ना, सोशल मीडिया, और मोबाइल उनके पास मौजूद हैं, एंड्रॉइड मोबाइल्स ने भी बड़ा काम इन पार्टीज ने, जो दूसरी पार्टीज है ना, मैं ये नाराज हो जाते हैं इनके लोग, इनके अंदर मुझे अभी तक कोई जो है ना वाइब्रेंट एक्टिविटी नजर नहीं आ रही यूथ के साथ कनेक्ट करने की। NBC कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि NBC के सामने ये बात रखूं। NBC, आप दोनों के सेगमेंट से कब हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान थे, मेरी कोशिश थी कि वो उन्होंने कल जो इनकलाबी ऐलानात किए हैं बिजली मुफ्त देने के और इनके, मैं उन पे बात करूं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुझे नजर आया कि एक सियासी कारकुन फयाजुल हसन चौहान जैसा भी जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के कारोबारी कामयाबियों का दिफा कर रहा था, और अगर PTI को भी लीड अलीमा खान साहिबा ने करना है तो पॉलिटिकली ग्रो तो हमने नहीं किया। NBC नहीं किया, हमने बिल्कुल नहीं किया, बल्कि मैं एक आम तौर से कहता हूं, मिसालें मेरे पास हैं कि जनूबी एशिया ने ग्रो नहीं किया। सही, जनूबी एशिया, हम बड़े मिसाल देते हैं ना हिंदुस्तान की, बिल्कुल उसकी डेमोक्रेसी की मिसालें देते हैं, कांग्रेस है ना, जी मौरूसी सियासत है, बिल्कुल। अच्छा, हम BJP को बड़ा कहते हैं को जी वो मौरूसी है भाई, वो रज्जो परिवार है, सही, वो RSS का परिवार है, सही, रज्जो भाई इसको लीड करता है, सही, वही दादे लेकर आता है, सही, ये प्राइम मिनिस्टर होगा, वो भी कोई मसला है। NBC, हमारे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है, चाहूंगा कि 1 मिनट में आप अगर 30 सेकंड्स में प्रिसाइज करें, इंतखाबात NBC को कब तक नजर आते हैं, और क्या मखलूत हुकूमत नजर आती है या मियां साहब की लैंडस्लाइड विक्ट्री? देखिए भाई साहब, अगर आपने बर्फबारी हो गई जी और बारिश हो गई, सही, तो मैं वोट देने कैसे जाऊंगा? सही, इतना समझिए आप।
गौरी साहब, आप एनवीसी से एग्री कर रहे हैं? लैंडस्लाइड तो नहीं नजर आती मुझे, ठीक है ना, और उस वजह से मुझे लगता है कि इनको जो है तीनों जगह पे अगर कोशिश करेंगे ना तो कराची के अंदर किसी और के साथ बैठना पड़ेगा, बलोचिस्तान में किसी और के साथ, केपी में किसी और के साथ, तो लैंडस्लाइड तो नहीं है। बारिश और बर्फबारी वाला वो मेरा ख्याल है कि लोग जो है ना वो वोट तो डालेंगे। बारिश और एनबीसी आजकल कराची से थोड़ा दूर है तो बारिश उनके पास पहले आती है, और जरा कराची और हैदराबाद कराची का मौसम बदल रहा है, कराची में क्लाइमेट चेंज जो है ना वो इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन मैं तो नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप नॉर्थ की बात। वैसे आजकल जहां एनबीसी आप हैं वहां भी बारिश कराची शहर के मुकाबले में पहले आती है, तो उस वजह से ना, लेकिन इलेक्शन मुझे जो है मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर होगा। चले ठीक है। एनबीसी आमिर गौरी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक जुमला मेरा, जी एनबीसी, इंतखाबात नहीं हो रहा, हमने आइन को वायलेट कर दिया है। ठीक, ओके। एनबीसी ने अपना जुमला रखा, और एनबीसी मोहतरम है, बुजुर्ग हैं और हमारे बड़े हैं, और उन्होंने जो बात रखी उसके बाद मेरा बात रखना बनता नहीं है। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर के जो असरात हैं खासकर उस पर बात करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया, और यह फैसला बेसिकली 9 मई के वाकयात में जो मुलविस अफराद थे उनके आर्मी अदालतों में जो मुकदमात चल रहे थे उसके ट्रायल को रोकने के लिए जो दरखास्तें थी उसकी समाअत पे दिया गया। और अदालती फैसले में यह कहा गया कि आर्मी एक्ट में मौजूद शिक 21D को भी आइन से मुतसादिम करार दिया है। याद रहे कि आर्मी एक्ट की इस शिक के तहत आम शहरियों का भी फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है और इसको जो है आइन से मुतसादिम करार दे के रोका है इस ट्रायल को। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं जो इस फैसले के बाद उठते हैं। खासकर एक सबसे बुनियादी और अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान की कुछ ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनमें कुछ सिविलियन सर्व करते हैं। क्या कल अगर उन पे किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगता है कि वो किसी एंटी स्टेट सरगर्मी में इन्वॉल्व हुए हैं या उन्होंने अपने फ़र्ज से कोताही बरती है, तो क्या उनके खिलाफ भी बावजूद इसके कि वो एक सिक्योरिटी एजेंसी के लिए सर्व करते हैं, मुल्क का दिफा उनके हाथों में होता है, तो उनकी किसी कोताही या किसी गलती या फिर इंटेंशनल अटेम्प्ट को भी आर्मी अदालतों में मुकदमात नहीं चलाए जा सकेंगे? इसके असरात क्या होंगे इस फैसले के? आईनी और कानूनी माहिर हाफिज एहसान कोखर हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, चाहूँगा कि इस फैसले को सबसे पहले हम अपने सामने रखते हैं और इस फैसले के जो असरात हैं एज ए लीगल एक्सपर्ट आप इसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस सारी जो चीज़ आई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के, इसके 3 एस्पेक्ट हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि क्या मिलिट्री लॉज की एप्लीकेशन दुनिया के ममालिक में होती है, तो उसका जवाब ये है कि 5 सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके अंदर मिलिट्री लॉज की एप्लीकेशन दुनिया के हर मुल्क के अंदर होती है। नंबर 1 ये है कि अगर कुछ शख्स नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, जिसमें एस्फनेज आपकी शामिल है, कोई ऐसा शख्स जो है जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अटैक करे। तीसरी सिचुएशन ये है कि किसी जगह मिलिट्री का ऑन गोइंग ऑपरेशन चल रहा हो, उसके रोके या उसके खिलाफ खड़ा हो, उसके ऊपर अप्लाई करता है। चौथी सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा शख्स जो है जो मिलिट्री पर्सोनल्स अंदर काम कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के, उसके साथ मिल के मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी के लॉज को या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाए। और 5वां इंपॉर्टेंट ये है कि कोई शख्स ऐसा है कि उसकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये टेररिस्ट इस लेवल तक चले गए हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं उनको जाके टच करें या हिंड्रेस करें। तो इन 5 सिचुएशंस के अंदर दुनिया के हर मुल्क के अंदर मिलिट्री लॉज अप्लाई होता है, चाहे वो आपके ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे आपके एडवांस कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब उसका दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है मिलिट्री कोर्ट्स का। अब मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं दुनिया के 36 ममालिक के अंदर बनी है, उसमें पाकिस्तान भी एक मुल्क शामिल है, जिसके अंदर ये है कि इसके लिए आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए एक्सपर्टीज है, कॉन्फिडेंशियलिटीज के अंदर आती है, एक्सपीरियंस जस्टिस इसकी रिक्वायरमेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि आपकी एक्सपर्टीज नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के अंदर या जो मिलिट्री डिसिप्लिन है या उसके बाद जो है एसफएनएज उसकी आप एक्सपर्टीज होती हैं, उसको आप ट्राई करते हैं, और ये भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है। 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। एक अहम नुकता जो आपके सामने भी रखना चाहूँगा, 2 रोज़ का निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी हमारे पास थे, उन्होंने एक मिसिंग पर्सन के सेगमेंट में आर्ग्यूमेंट के दौरान एक बात की कि जो भी
अफराद अगर गिरफ्तार भी होते हैं और बड़े बड़े हमलों में, उन्होंने हिजरतुल्लाह का जिक्र किया, मनावा के हमले में मुलविस था और हिजरतुल्लाह को बाद में जो है 2 हफ्तों में न सिर्फ जमानत मिली बल्कि हमने देखा कि बरी हो गए। इस वक्त के निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने क्या कहा था, पहले चाहूँगा कि वो आपको सुनवाऊँ नाज़रीन, और फिर इस पर भी एक आर्ग्यूमेंट लूँ हाफिज़ एहसान साहब से। सुनिएगा वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने क्या कहा। लॉ इम्प्रूव होंगे तो कोई मिसिंग पर्सन नहीं होगा। अब जब लॉ इम्प्रूव नहीं करेंगे लॉ मेकर्स, जब हिजरतुल्लाह जो मनावा पुलिस स्टेशन में शामिल था उसको आप 2 हफ्ते बाद बेल दे देंगे तो फिर मिसिंग नहीं होगा तो हिजरतुल्लाह क्या होगा। नाज़रीन, सरफराज बुगटी का पॉइंट आपने भी सुना, हाफिज़ एहसान साहब ने भी सुना। हाफिज़ साहब, इस तरह की जब हमारी लोअर या जो सिविलियन जुडिशरी कह लें उसमें अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, निगरान वजीर दाखिला ये बता रहे हैं कि हिजरतुल्लाह माजी का एक वाक़या है लेकिन उन्होंने कोट किया उसे कि उसे रिलीफ मिल गया, तो फिर इसी तरह बाकी लोगों को भी अगर रिलीफ मिलता रहेगा तो फिर ये जो हालिया फैसला है ये स्ट्रेंथन नहीं करेगा शिद्दत पसंदों को और दहशतगर्द तंजीमों को, एक जिसे कहते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। देखें, इसको एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान के लॉज के अंदर 1967 के अंदर 2 अमेंडमेंट्स आई, एक सेक्शन 2D1 और उसका सेक्शन 2D12 आया जिसके अंदर आपने सर्टेन ऑफेंसेस को शामिल किया कि अगर ये शख्स जो मिलिट्री लॉज के नीचे नहीं है, अगर वो कोई काम करेंगे तो मिलिट्री लॉज अप्लाई करेगा। और दूसरा सेक्शन 59(4) जो है वो आर्मी एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई ऐसा जुर्म जो है जो बाहर सिविलियन ऑफेंस है लेकिन अगर वो मिलिट्री लॉज से रिलेटेड किया जाए या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जाके किया जाए तो वो भी आर्मी एक्ट के अंदर ट्राई किया जाएगा। अब 1968 से लेके पहली दफ़ा पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट आई, फिर लाहौर हाई कोर्ट की आई, फिर 1975 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और कहा गया कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस भी है। और मैं आपको रिंस साहब ये बताऊं कि हर सिविलियन शख्स के ऊपर मिलिट्री लॉज या मिलिट्री कोर्ट अप्लाई नहीं है। ये जो वो उस सूरत के अंदर है कि जो मिलिट्री लॉज के अंदर, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 1975 की जजमेंट में किया कि स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल क्लास एंड फॉर स्पेशल पर्पस। एक सवाल मैं आपसे आगे एक सवाल भी करना चाहूंगा इस हवाले से कि चूंकि 9 मई के वाकयात के हवाले से जो केसेस भिजवाए गए मिलिट्री कोर्ट्स को, ये किसी केयरटेकर गवर्नमेंट का फैसला नहीं था, ये मुल्क के मुंतखब ऐवान का, कौमी असम्बली का और सेनेट से पास हुई हुई चीज़ें थी, उसके बाद ही ये सारे स्टेप्स लिए गए थे। लेकिन एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट नज़र आता है, बहुत से दानिश्वर इस सारी जो आज की जो सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा फैसला है उसे सिविलियन बालादस्ती से तशबीह देते हैं। आपके ख्याल में ये ऐसा ही है जिस तरीके से उसे सिविलियन बालादस्ती से? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि जिस कॉन्टेक्स्ट की ये बात की जाती है वो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर की जाती है जो 2 जजमेंट्स को रेफर किया जाता है। एक जजमेंट को रेफर किया जाता है कि जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स बनी, उनको चैलेंज किया गया सिंध हाई कोर्ट के अंदर और सिंध हाई कोर्ट ने उन कोर्ट्स को सेट असाइड किया। दूसरा जो था नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर जो टेररिज्म लॉज था उसके नीचे मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक शेख लियाकत हुसैन वाली जजमेंट भी आई और उन्होंने उसके अंदर ये कहा कि जो रेगुलर क्रिमिनल प्रोसेस है उसके ऊपर ओवर एंड अबव जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं आ जाए। अब इन दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो ये वो लॉज थे जो आपके सिविल ऑफेंसेस थे और उसके अंदर आपने जाके तो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई और बात बिल्कुल ठीक है कि जो रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको आप क्रिमिनल जो मिलिट्री कोर्ट्स है उसके आप नहीं डील कर सकते। अब ये जो स्पेसिफिक इशू आया है वो ये है कि 1952 के नीचे ऑफेंसेस आए हैं और वो अमेंडमेंट्स के नीचे आए हैं। इसको अगर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, सुप्रीमेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक चीज मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपने बात की, आपने मियां नवाज शरीफ साहब के दौर की मिलिट्री कोर्ट्स की बात की, आप कह रहे हैं वो सिविलियन मामलात में लोग मुलविस थे, उनका मिलिट्री कोर्ट में चला, टेररिज्म जो सिविल का एक हाइट पे गया उसके नीचे जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी, कोर्ट ने कहा कि ये आप रेगुलर कोर्ट्स को चलने दें, उससे ओवर एंड अबव ना करें। ठीक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की कोई जजमेंट ऐसी नहीं आई कि जिसके अंदर उन्होंने ये कहा हो कि 1952 के लॉज की वायलेशंस है या आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की है और उसको ये कहा गया हो कि सिविल सुप्रीमेसी वाला आएगा। 9 मई वाले मामलात को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उन मामलात से, वो आप कह रहे हैं सिविलियन मामलात थे और 9 मई वाले खालिसतन सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर अटैक थे। मैं इसको उससे भी ब्रॉड कर रहा हूं।
मैं 9 मई को अगर आप सिर्फ एक उसका इवेंट है और वो इवेंट ये है कि पाकिस्तान के लॉज जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी शख्स जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जगहों पे जाके नुकसान करता है, डैमेज करता है, हार्म करता है, एंटर होता है और वो नोटिफाइड एरियाज हैं, तो उसको आर्मी एक्ट के अंदर ट्राई किया जा सकता है। और जब आप आर्मी एक्ट उसके ऊपर लगाएंगे तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स का एक कॉम्पोनेंट जो उसके अंदर आएगा, जिसके अंदर एक कोर्ट मार्शल होता है, उसके ऊपर एक अपील है, उस अपील के ऊपर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाते हैं और उसके बाद आप हाई कोर्ट्स में आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट। एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिविलियंस होते हैं, जिनका यूनिफॉर्म पर्सनल नहीं होते बट दे आर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज। उनको अगर कल को किसी मामले में कोताही पर, नेग्लिजेंस पर या कोई इंटेंशनल उनकी अटेम्प्ट हो जिससे मुल्क के दिफा को खतरा पहुंचाओ, उसमें अगर गिरफ्तार किया जाता है, वो सिविलियंस हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो उनके खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत या आर्मी अदालत, आर्मी कोर्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती? देखिए, मैं अब आपको बताऊं कि जो ये जजमेंट आई है, इसने जो मिलिट्री लॉज की जुरिस्डिक्शन थी उसको अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। मीनिंग देयर बाय है कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान आर्मी का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है वो इस एम्बेट से अब निकल गया। अब उसके अंदर ये है कि आप के अंदर बेशुमार किस्म के लोग हैं जो सिविलियंस हैं, वो एम्बेड से निकल गए। अब आपकी मिलिट्री इंस्टैब्लिशमेंट इंस्टॉलेशंस के अंदर बेशुमार सिविलियंस हैं, वो इससे निकल गए। इस सारे कॉन्टेक्स्ट को देखना चाहिए पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को, और जो हमने एक फ्रेमवर्क जो 9 मई वाला बनाया हुआ है उससे निकल के अब बात जब बहुत आगे चली गई है। इन रिप्रिकॉशंस को, इन सारी चीजों को मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अगला लार्जर बेंच है वो इन सारी चीजों को एड्रेस करेगा। एहसान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप बिल्कुल 30 सेकंड मेरे पास रह गए, इसलिए अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।